खान साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट एस तारिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ पीडीपी स्पोक्स पर्सन सोहित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का मैं खैर मकदम करती हूं। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सोहित साहब, महबूबा मुफ्ती ने ये जो बयान दिया है कि हलाल हराम का डिबेट बहुत तेजी से ये जो है छिड़ चुका है और इस पर कई बयानबाजियां हम देख रहे हैं हो रही हैं। हलाल हराम का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, जबकि हमने अगर उमर अब्दुल्ला का बयान देखा तो उन्होंने कहीं ना कहीं खैर मकदम ही किया है इस स्टेप को जो जमात इस्लामी ने लिया है, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर ही सही। देखो, बात ऐसी है कि जिस तरह से हलाल हराम की जो बात है ये जनाब उमर अब्दुल्ला के मुख से निकली हुई आवाज है, ये हमारे मुख से निकली हुई आवाज नहीं है। उन्होंने ही ये सब चीजें कही हैं। तो जहां तक बात है, जिस तरह से हमारी हाईकमान ने जो बात रखी है 87 में जो हालात बने, जिस तरह से एमएफ को मतलब बैन दबाने की कोशिश की गई, रैगिंग करने की कोशिश की गई, तो वो सब चीजें आपके सामने ही है। जो हालात कश्मीर में बने, जिस तरह से एनसी ने कश्मीर की जनता को दबाने की कोशिश की, वहां पे लोकल पार्टीज को उड़ने नहीं दिया गया, तो ये सब चीजें सामने आपके दिखाई दे रही हैं। इसी कारण तो मैडम ने ये कहा है आपके सामने। चलिए ठीक है, इफ्रा जी आप क्या कहेंगी इस पे, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया है कि देखिए भाई, चाहे हुर्रियत के लीडर्स रहे हों या फिर जमाते इस्लामी के, वो असल धारे में आ रहे थे, वो इलेक्शन पर यकीन रख रहे थे, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से 87 में जिस तरह से इलेक्शंस रिग हुए, जो कि एक एलिगेशन लगाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, उसी की वजह से जो है चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या फिर जमाते इस्लामी हो, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो उस वक्त बना था वो मेन स्ट्रीम से दूर हो गया और उसके बाद जो है हालात फिर हमें पता है कि किस तरह कशीदा हो गए। तो ये जो तमाम तर इल्जामात लगाए जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात 1987 की उन्होंने बात की। 1987 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो उनके अपने वालिद थे, वो जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस यानी कांग्रेस के वो हेड थे। वही कांग्रेस जो सेंटर में थी। अगर यहाँ पे बिजबियारा की सीट पे, जहाँ पे रिगिंग के सबसे ज्यादा इल्जाम बिजबियारा की सीट पे आए और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कांग्रेस उसमें मुलव्वस थी, क्योंकि इलेक्शन रिग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बलबूते पे हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट तो यहाँ पे कोई थी नहीं उस वक्त। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिजबियारा मुफ्ती सईद की कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस रिग किए हैं, तो मुफ्ती सईद साहब जो उस वक्त जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, उनको बिल्कुल इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अगर रिग कराए कैसे कराए। वो ऑपोजिशन में नहीं थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो उस टाइम एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर वही थे। उनके जो उसके बाद उन्होंने ही होम मिनिस्टर बनके यहाँ पे जगमोहन को लाया। जब वो वीपी सिंह की सरकार ने फिर दूसरा पलटा खाया, जगमोहन को होम मिनिस्टर बनाया। जब यहाँ पे जगमोहन ने खून की नदियां बहा दी, जिस एडवोकेट जनरल ने जगमोहन के एक एक क्राइम को डिफेंड किया कोर्ट में, उसी ने वो इंसान और मुफ्ती मोहम्मद सईद मिलके इन्होंने आगे 1999 में पीडीपी बनाई। तो महबूबा जी अगर इस बात पे ज्यादा रोशनी डालेंगी कि इस तरह इलेक्शन रिग हुए 1989 में, हम भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि उनके फादर जो थे वो एट द सेंटर ऑफ एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स थे, उनको शायद सबसे ज्यादा पता होगा। और हैरानी की बात शायद ये बिल्कुल नहीं है कि सबसे ज्यादा एलिगेशंस उनकी उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिजबियारा से आए। ठीक, इस बात का जवाब इफ्रा जी सोहित साहब से इस पर पूछते हैं। जहां तक बात आती है जमात इस्लामी की, इफ्रा साहिबा इस पॉइंट पर खास तौर पर सोहित साहब का जवाब चाहूंगी कि बात हो रही है उस वक्त के दौर में सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस की, मुफ्ती सईद जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के हेड थे, उसके बाद बिजबिहारा की बात हो रही है। सोहित साहब इस पर जवाब चाहूंगी मैं आपका। मैं इफ्रा जान से ये पूछना चाहता हूं कि जब वो वीपी सिंह की सरकार में थे, क्या उस समय वो कांग्रेस में थे? क्या इनको उस समय वो कांग्रेस में नहीं थे? मैं डेटा उस समय वो कांग्रेस में नहीं थे, इस बात का ध्यान रखिए। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया हुआ था जब ऐसे हालात एनसी के समय में बने थे। उसी समय उन्होंने कांग्रेस से क्विट कर लिया था और वो वीपी सिंह के साथ जाकर उन्होंने सरकार में शामिल हुए थे और तब वो होम मिनिस्टर बने थे, जब पीछे से भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से सपोर्ट की थी और उस समय जगमोहन साहब यहाँ पे गवर्नर आए थे। इस बात को आपको नॉलेज होनी चाहिए।
तारिक साहब, 87 की हम बात कर रहे हैं, 87 के इलेक्शंस की बात करें, उस वक्त के जो पार्टीज थी, क्या इक्वेशन था, ये अगर हम समझने की कोशिश करें, आप बताएं कि क्या दौर था उस वक्त का, और उस वक्त के जो एलिगेशंस लगे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, कि आपके तज्जिए के हिसाब से कितनी सच्चाई उसमें? आज ये दोनों मेहमानों का शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। बात अगर हम करें इस इलेक्शन की, तो इसमें बहुत सारी चीजें जो आज आपको मुख्तलिफ मिलेंगी। आज आपको डिलिमिटेशन का नया दौर मिलेगा। तारिक साहब, 1987 के इलेक्शन की मैं बात कर रही हूं, 1987। जी, मैं बिल्कुल वही पहुंच जाऊंगा कि सब चीजें नई है। तो चलिए हम 87 की बात करें, तो 87 में जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जो जिनकी क़यादत में सब जो आज़ादी की पसंद तंजीमें थी, उसके साथ लड़ रही थी, जिसमें जमात इस्लामी का अहम रोल था। बल्कि इससे पहले भी अगर हम जमात इस्लामी की जिक्र करें, तो वो पहले भी इलेक्शन में ही हिस्सा लेते थे, तो उनका काम ही वही था उन दिनों भी। तो उसके बाद जो हालात हुए हैं, वो मुझे क्या कहने की जरूरत नहीं, उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, इस पे बहुत सारी चीजें लिखी गई है, बहुत सारे लोगों ने इस पे जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट भी की है। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त रोल था कि उन्होंने उस वक्त हुकूमत संभाली, उस वक्त उन्होंने हुकूमत में वो सबसे ज्यादा अहम थे। और तो जो मरकजी मामला था, अब्दुल्ला पर आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने रिग करवाया इलेक्शन, इस बात में कितनी सच्चाई है? कि सरकारी तौर पे भी इस पे बात हो चुकी है, और तंजिया निगारों के साथ साथ जो मौरखीन है, जो किताबें लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने भी लिखा है कि उस वक्त वो गलतियां हो चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कि वो चीजें आई थी उस वक्त। लेकिन अगर बात उस वक्त की है, तो आज की बात के साथ अगर मिलाया जाए, अगर आज की बात मिलाई जाए, तो उसमें मरकज भी उस वक्त जिम्मेदार थी, उस वक्त यहाँ की लोकल हुकूमतें भी जिम्मेदार थी, जो उस वक्त इलेक्शन लड़ रही थी। इफ्रा जान साहिबा, तो गलतियां हुई हैं उस वक्त की, चाहे मरकज की सरकार हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कहा जा रहा है कि गलतियां तो हुई है। देखिए, ये ऐसी बात है कि अगर रविंदर रैना की बेटी कल को कोई पार्टी शुरू करती है और आज के दौर में जम्मू और कश्मीर में अगर कुछ होता है, तो वो किसी और पे डाल देती है। रविंदर रैना साहब आज बीजेपी के प्रत्यक्ष हैं, और अगर जम्मू और कश्मीर में आज कुछ भी होता है, इसका जवाब उनकी पीढ़ियों को भी देना पड़ेगा। इसी तरह से उस वक्त जम्मू और कश्मीर के प्रत्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। अगर उस टाइम कुछ गलती कुछ भी हुई है, उसका जवाब जो है वो उनकी बेटी को देना पड़ेगा। यहाँ उनकी बेटी आके उल्टा ही गेम खेलती हैं और कहती हैं सब मुझे जवाब दो। आपके फादर तो हेड ऑफ कांग्रेस थे, उस वक्त कांग्रेस में सेंटर की गवर्नमेंट थी, तो आप जम्मू और कश्मीर की आवाम को जवाब देना। आप हमको बोलें कि क्या हुआ है, हम तो सुनने को तैयार है। और वही आपको उन्होंने कहा कि 1987 में कौन थे? 1987 में वो प्रत्यक्ष कांग्रेस के हेड थे। ठीक है, ये बात तो आप बहरहाल बोल चुकी है इफ्रा जी। इफ्रा साहिबा, ये जो मामला है, पूरा मामला, उमर अब्दुल्ला ने जो कहा कि 35 सालों तक जमात इस्लामी की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही है, अब वो उसको चेंज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, सही बात है। लेकिन क्या इसी तरह से, इसी लॉजिक से हम ये भी कहें कि अभी तक तो उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि जब तक कि 370 वापस नहीं आ जाता, स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हो जाता, हम तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन बावजूद उसके वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये बातें भी यहाँ पर फिर हम बोले कि देखिए ये तो अपने बयान से हट रहे हैं, या फिर अब तो कही हुई बातों से मुकर रहे हैं? देखिए, आप अगर ऐसा कहेंगी, इसमें शायद कुछ गलत नहीं होगा, इसका हम जवाब देंगे। हमने और उमर अब्दुल्ला साहब ने जमात इस्लामी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को साफ तौर पे वेलकम किया है। आप हमारी स्टेटमेंट्स देखिए, आज के टाइम जमात इस्लामी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। जैसा तारिक साहब ने बोला है, वो काफी वक्त से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आज शायद पहली बार खुल के सामने आए हैं, और इसको हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस खुले दिल से एक्सेप्ट करती है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा है कि बहुत अच्छा होता अगर जमात इस्लामी पे दिल्ली ने बैन हटा दी होती, और इंस्टेड ऑफ बहरहाल इससे कोई इनकार नहीं है, चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता है, बड़े लीडर्स हैं, वो इस बात को वेलकम ही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात ही होती है कि दोनों ही अगर दिल्ली से जो ये बैन हट जाती है और जमात इस्लामी जो है इलेक्शन में पार्ट ले पाती है एक पार्टी के तौर पर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी लीडर साहिल बशीर साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है साहिल साहब, आपका क्या कहेंगे? चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, एक दूसरे पर चाहे कितने भी इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन दोनों का ये स्टैंड तो है कि जमात इस्लामी पर बैन तो हटाया जाना चाहिए और उनको ये मौका तो दिया जाना चाहिए था कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें एक पार्टी के तौर पर अपने सिंबल के तहत।
देखिए, कानूनी मसला है, कानून अपने हिसाब से देखेगा कि किस पे बैन लगा है और किस पे हटाना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं कि जो लोगों के फैसले हैं उन फैसलों को हमें तस्लीम करना चाहिए। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब को पिछले इलेक्शंस में बाहर घसीटा गया, जिस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा को लोगों ने अपना मैंडेट दिखाया, अपना वोट दिखाया, अपने वोट का पावर दिखाया और बाहर कर दिया, इसी तरह इस बार भी लोगों को जो वोट है उसकी सराहना करने के लिए उनको वक्त दिया जाए। अभी वोटिंग होनी बाकी है, जिस दिन वोट होगा उस दिन पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पे कामयाब हुई है इन 10 सालों में और किस लेवल पे नहीं हुई है। जहां तक सेपरेटिस्ट लोगों की बात है, जहां तक जमाती इस्लामी की बात है या किसी और टेररिस्ट या एक्स टेररिस्ट ग्रुप की बात है, अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, ईसीआई उनको मंजूरी देती है। भारतीय जनता पार्टी को ना उस पर कोई आपत्ति है, ना भारतीय जनता पार्टी उनको उसके लिए कोई सपोर्ट करेगी और ना ही डिक्लाइन करेगी। देखिए, लेकिन ये बात तो सामने आ रही थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं बातचीत में तो है जमात इस्लामी के साथ, और ये पहले खबरें जो सामने आ रही थी, जो कोशिशें हो रही थी, हमने देखा था दरख्शां अंद्रा भी मिल रही हैं, ये एक कोशिश थी, लेकिन उसके बाद जो है एक स्टैंड बरकरार रहा कि जमात इस्लामी पर बैन नहीं हटाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि एक बातचीत का दौर तो शुरू हुआ है, तो फिर वहां पर कहां पर आपको लग रहा है कि कमी आई, ये बातचीत जो है आगे नहीं बढ़ पाई? मुझे नहीं लगता ऑफिशियली कहीं पे ये बात आई है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर ऑफिशियली किसी से मिलने गया है और उसके साथ में इस तरह की कोई बातचीत हुई है जो जैसा कि आपने बताया इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की या बाकी और चीजों में। हाँ, इसमें कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं, जहां तक आपने दरख्शां अंद्राबी साहिबा की बात की, वो एक वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है और उसके लिहाज से वो काफी लीडरान से और काफी रिलीजियस लीडर्स से मिलती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी जमात इस्लामी के कारकुन से मिली है या किसी और जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ग्रुप के कारकुन से मिली है। वो एक साहब क्या कहेंगे? आपने साहिल साहब को सुना होगा, कह रहे हैं कि 10 साल में बहुत तरक्की की है और जो है लोगों का फैसला भी उनके हक में आएगा, कुछ इस तरह का कहना है साहिल साहब का। इस पर आप क्या कहेंगे? आप क्या समझते हैं कि इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में कितनी कामयाब हुई? हमने लोकसभा के इलेक्शन भी देखे। जी, साहिल साहब का भी शुक्रिया, और ये वक्त बताएगा बिल्कुल जो रिजल्ट आना बाकी है। तो इस रिजल्ट के बाद ही अगर उनके अच्छे काम है, बहुत सारे है काम उनके, इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत चला रहे हैं, जो भी अच्छे काम होंगे तो हुकूमत के जरिए होंगे। और अगर कुछ बाकी रहता है तो अगर वो उस पे लोगों की नाराजगियां है तो उसका भी जवाब आएगा। तो असल में ये हर एक चीज का जो बयान, जवाबी बयान जो होते हैं, इससे बेहतर ये होता है कि हमेशा इलेक्शन के रिजल्ट ही इस चीज का आइडिया देता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस जमात ने कितना काम किया जो लोगों के हित में थे। तो इसके जवाब जब आएंगे, जब बीजेपी अगर इसमें कामयाब होती है, अगर लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है, उनकी जो काम को अगर उन्हें माना है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है, वो रिजल्ट के दिन 4 अक्टूबर को सामने आ ही जाएगा, तस्वीर साफ हो ही जाएगी। सोहित साहब क्या कहेंगे आप? पीडीपी का अगर हम देखा जाए, चाहे लोकसभा इलेक्शन की बात करें और अभी जो बहरहाल सिचुएशन बनी हुई है पीडीपी के अंदर, क्या आपको लगता है कि इस असेंबली इलेक्शन में क्या पोजीशन है? क्योंकि हम देख रहे हैं आपके कई लीडर्स जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे महबूबा मुफ्ती ने भी जो है इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। रीजन क्या है? कि आप समझ चुके हैं कि इस बार हमारी बुनियाद जो है उतनी मजबूत नहीं है? अरे, बुनियाद तो हमारी बहुत मजबूत है। आपको याद होगा 2000 में हमारी पार्टी का गठन हुआ था और 2002 में हमने इंडिविजुअली इलेक्शंस लड़ी थी। उस समय भी हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी, और 2014 में जब हमने इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ी थी तब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। सो कहने का मतलब है, हमने स्टार्टिंग से, जब से हमारी पार्टी बनी है, हमने कभी भी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। जहां तक दूसरी बात, जहां तक बात रही मैडम महबूबा मुफ्ती जी की, उन्होंने बात ये बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि एज ए जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने यूटी में तब्दील कर दिया, बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद इनको यूटी में तब्दील करके जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। उसके मद्देनजर हमारे हाईकमान ने फैसला किया कि हम एसजी के अंडर कभी भी काम नहीं करेंगे, और उसी का नतीजा है कि वो इलेक्शन में ये फैसला जो है उमर अब्दुल्ला का भी सामने आया था। और इस पर जो है इफ्रा जी, मैंने आप ही का बयान सुना था आपसे कुछ देर पहले कि आपने कहा था कि आज अगर हम इस सिचुएशन में हैं तो ये भी तो इन्हीं की वजह से है, जो इन्होंने गठबंधन किया था, अलायंस किया था बीजेपी के साथ, तो ये सिचुएशन भी जो है इन्हीं की वजह से आई है। क्या कहेंगी मजीद?
देखिए, पहली बात, जमाते इस्लामी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उन पे जो पुलिस रेड और उन पे जो पुलिस की नजर और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, ये 2016 में पीडीपी की गवर्नमेंट के अंडर ही शुरू हो गया था। उसके बाद जो ये सब झूठ है, बीजेपी ये सब झूठ है, उसके बाद ये सब झूठ है, बीजेपी के साथ किया, उसी बीजेपी ने उसी प्रोसेस को आगे लेते हुए जमाते इस्लामिया पे बैन लगा दिया। आज ये उल्टा ही बोल के अलग ही स्टोरी बोल रहे हैं, जबकि इन्होंने ही उनको यहाँ तक पहुंचाया। साहिल साहब ने कहा कि हमने जमाते इस्लामी के साथ कभी बात नहीं की है। जमाते इस्लामी ने एनडीटीवी को 16 मई 2024 को खुद इंटरव्यू में ये बात कबूल की है उन्होंने कि वो सेंटर के साथ टॉक्स में थे। तो शायद साहिल साहब गवर्नमेंट के साथ थी, पार्टी के साथ नहीं। उन्होंने कंफर्म कर दिया है, जैसे डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पार्टी। कंफर्म कर, गवर्नमेंट भी आपकी की है, गवर्नमेंट भी बीजेपी की है। नहीं, बट यू कैन कोट इट कि वो गवर्नमेंट के साथ किसी ऑफिशियल से मिली, बट यू कैन नॉट से कि वो बीजेपी लीडरशिप के साथ मिली। जी जी, नहीं, वो बीजेपी वाले नहीं थे, वो डीएमके वाले थे सेंटर में। अभी नहीं, मैं आपकी ही बात कोट करूंगा, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट का any government right now in the center, it is the BJP government। मई में बीजेपी की सरकार सेंटर में बैठी है। आपको या तो समझ नहीं आ रहा, आप बोल क्या रहे हैं। ये जमात, तो आपके कहने का मतलब है, जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की नींव यहाँ पे डाली थी, उस वक्त कांग्रेस की जो सरकार थी यहाँ पे, उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने मैं आपके पास आऊंगी, यू मीन टू से कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की नींव डाली यहाँ पे। आपके पास आऊंगी। इफ्रा आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैंने किसी को बीच में नहीं टोका, आप भी बीच में नहीं टोके। उन्होंने खुद कंफर्म किया है एनडीटीवी को कि दे वर इन टॉक्स विद द सेंटर, बीजेपी के साथ टॉक्स में है, कोई भी जाके देख सकता है। इंजीनियर रशीद साहब की जीतने की खुशी पे शायद इंजीनियर रशीद साहब के फर्जंद को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी बीजेपी वालों को है। हर टीवी पे सबसे पहले आके कहते हैं उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन जीत लिया। चलिए, उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन हार लिया, हमने हारा ना, आपने तो नहीं जीता। मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी खुशी का इजहार कहाँ से आता है। नहीं, हम तो तभी जीतते जब कंटेस्ट करते हैं, हमने तो कंटेस्ट किया ही नहीं। पता नहीं इतना खुश हम कहाँ से जीत का जश्न मनाते हैं, हमने तो कंटेस्ट नहीं किया, तो हम तो आपकी हार की ही जश्न मनाएंगे ना। इफ्रा जी, हमने कंटेस्ट नहीं किया, आप कौन सी जीत की बात कर रहे हैं? आप हमारी हार का जश्न मनाइए। आप इंजीनियर साहब, हमने कंटेस्ट नहीं किया ना, आप गलत उस पर भी तो साहिल साहब, उस पर भी तो सवाल उठे कि क्यों, अगर बीजेपी कहती है कि 10 सालों में हमने इतनी कामयाबी कैंडिडेट खड़े नहीं किए, उस पर जो इफ्रा जी बात कर रही है वो इंजीनियर रशीद की बात कर रही है कि क्यों इतने खुश कि इंजीनियर रशीद जो है वो जीत गए और उमर अब्दुल्ला की हार पर इतने खुश बीजेपी हो रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा, उन्होंने हवाला दिया कि एक इंटरव्यू आया था जिसके तहत जो ये बात सामने आई थी कि बातचीत में है सेंटर के साथ जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी सेंटर के साथ किस बातचीत में है, वो जमाते इस्लामी और सेंटर में बैठे वो ऑफिशियल्स जानते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी कुछ नहीं बोल सकती। वो एक ऑफिशियल पोजीशन पे है, वहां पे इन ऑफिशियल पोजीशन में, एक ऑफिशियल कैपेसिटी में, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो बात कर सकते हैं। उसमें खाली उन्होंने बात नहीं की होगी, उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज भी होंगी जिन्होंने बात की होगी। जहां तक बात ये कर रहे हैं हार जीत की कि उमर अब्दुल्ला तो हार गए, तो हम जीत का जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं? लेकिन ये गलत कोट कर रही हैं, हमने तो कंटेस्ट ही नहीं किया, तो जीत का जश्न तो बनता ही नहीं है। हाँ, हमारा एक उस वक्त भी मंशूर था। अगर आप अभी भी हमारे जो उस वक्त के जो कैंपेनर्स थे हमारे, उन्होंने स्टार कैंपेनर्स ने लोगों से गुजारिश की थी कि इन लीडरों को बाहर रखे, इन लीडरों को ना जीतने दे, और वही हुआ। वो लीडर नहीं जीते, इन लीडरों को लोगों ने उनका मैंडेट दिखाया, लोगों ने अपने वोट का पावर दिखाया। 6% नहीं 60% लोगों ने दिखाया कि कैसे कहना चाह रहे हैं। सोहेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इफ्रा जान की बात का जवाब देना चाहता हूं। इफ्रा जान जी जो बात रख रही हैं, जमाते इस्लामी के बारे में बात रखी है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात एक बात कहना चाहता हूं कि आपने उमर अब्दुल्ला के बारे में पूछा था, उसका ये जवाब नहीं दे पाई कि उन्होंने इलेक्शंस के लिए पहले ना कर दी थी, फिर हाँ क्यों की, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 370 पे जब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया था, जब पार्लियामेंट में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनसी के थे, तो वहां पे ये क्या कर रहे थे, वहां पे इन्होंने क्या हालात बनाए थे, वहां पे तो ये चुप हो गए थे, वहां पे ये बोल भी नहीं पाए थे
सो कहने का मतलब ये है कि एनसी ने जम्मू कश्मीर में जो हालात बनाए हैं 2000 से पहले इतना भ्रष्टाचार और इतनी बेरोजगारी थी कि रोजगार पे पाबंदी लगी हुई थी। सो कहने का मतलब ये है एनसी को अपने आप में झांकना चाहिए कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश तो रही कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे, पहली बात तो सुख शांति वो आती रही। कोशिश मांग रही थी और उसका भुगतान जो है अभी तक करना पड़ रहा है पीडीपी को। इफ्रा साहिबा, पहली बात तो जम्मू और कश्मीर में एब्रोगेशन हुआ ही 370 का, क्योंकि इनका पीडीपी बीजेपी गठबंधन जो बना, ये बच्चे अरे आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद सुन लीजिए क्या कर रहे थे, ऐसे कैसे वो क्या कर रहे थे? ऐसे नहीं, सुन लीजिए अब पार्लियामेंट में क्या हुआ। पार्लियामेंट में उस वक्त 5 एमपी थे जम्मू और कश्मीर के, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी थे, 2 राज्यसभा में पीडीपी के एमपी थे। जो लोगों द्वारा आपको शायद पता नहीं होगा इनको, वो कहाँ पे थे? सिर्फ 3 एमपी जम्मू और कश्मीर से थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिन्होंने वोट इस रेजोल्यूशन के खिलाफ दिया पार्लियामेंट कहाँ पे थे? जो 2 एमपीज थे जो भाग गए थे पार्लियामेंट से उस वक्त वोट देने के लिए, वो पीडीपी के 2 एमपीज थे। हमने जमात इस्लामी की जब हम बात करते हैं, साहिल साहब आपके पास आऊंगी कि बीजेपी को अगर दिक्कत है जमात इस्लामी से बैन हटाने में तो वो क्यों है? क्योंकि अगर ये भी सवाल फिर उठता है कि क्या बीजेपी ये भी भूल गई है कि आरएसएस पर 3 बार बैन लग चुकी है। एक जमात ये भी है कि जिस पर 3 बार बैन लग चुकी है, लेकिन अभी जो है उनका एफिलिएशन जो है बीजेपी के साथ उससे कोई इनकार नहीं है। तो क्यों ऐसा है कि अगर दिक्कत बताई जा रही है? जी अब आऊंगी आपके पास। जी मेरा एक छोटा सा सवाल जो है, देखिए मैं आपको एक चीज वाजिया तौर पर साहब से रहेगा, बस या तो इफ्रा जी आप चुप करें, मुझे बोलने दें। जी मेरा एक छोटा सा सवाल साहिल साहब से रहेगा। अच्छा चलिए आप मेरा सवाल ये है ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए ना तो फिर ऐसे आपका झूठ लोगों को समझ में आएगा और ना हमारा सच। साहिल साहब आप सवाल मेरा एक छोटा सा सवाल है। देखिए ये मेरा एक छोटा सा सवाल है, फिर ना इनका झूठ लोगों को समझ में आएगा ना हमारा सच समझ में आएगा। मेरा सवाल है ना, आप 2 मिनट के लिए बंद रखिए और मुझे अपना सच बोलने दीजिए। सवाल क्या है आपका इफ्रा जी, बताएं आप। जी मेरा एक सवाल है मुनज़्ज़ा जी। कहें सवाल आप बाद में कर दीजिए, मुझे मेरा सवाल ये है कि अगर आप कहें आपका सवाल क्या है? जी अगर सेपरेटिस्ट को ये सरकारी नौकरी करने नहीं देते हैं, अगर ये उन सेपरेटिस्ट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने देते हैं, मिलिटेंट्स को, उनकी फैमिलीज को, बहुत अच्छी बात है, आप उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं, आप उनको सरकारी नौकरियों से खारिज क्यों करते हैं? उस वक्त भी आप अपनी पॉलिसी चेंज करिए, उनको सरकारी नौकरी। बल्कि रिसेंटली जो है जो बात उठी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर वो बैन हटा दी गई है, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर जिन पर बैन लगाई गई थी, सरदार पटेल ने लगाई थी वो बैन, जो कि आरएसएस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, अब उन पर वो बैन हटाई गई है। साहिल साहब इस पर आपका जवाब। देखिए मैं समझता हूं कि फिर से जमात इस्लामी इलेक्शन लड़े ना लड़े, उनको मैंडेट मिले ना मिले, ये कॉल ईसीआई की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की ऑब्जेक्शन है, वो उस हर एक बंदे से ऑब्जेक्ट करेगा जो पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ के नौजवानों के इस्तेकाल का जिम्मेदार है। यहाँ पे जो हालात हुई है, जो खून रेजी हुई है, उसके जो जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ थी, है और आगे भी रहेगी। बाकी कौन इलेक्शन लड़ रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इलेक्शन लड़ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जो नींव डाली हुई थी मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान के साथ में, वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने ही डाली थी। इलेक्शन लड़ रहे, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब जो जैसे मैंने अभी इससे पहले भी कहा, दिस द मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो एक्यूज्ड होता है वो तब तक एक्यूज्ड ही माना जाता है जब तक प्रूव नहीं होता कि वो गिल्टी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए उन अनासिर के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको मैंडेट दे इलेक्शन लड़ने का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। न भारतीय जनता पार्टी का ये कोई रोल है कि किसको बैन करना है और इसको किसको लड़ने देना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही होता तो सबसे पहले फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसी लीडर के हाथ में बैन लगा देता, जिनके खून से हाथ रंगे हुए हैं यहाँ के नौजवानों के। बहरहाल साहिल साहब, इफ्रा जान साहिबा, सोहिल शर्मा जी और एस तारिक साहब, आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना।